ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। पेंशन भोगियों के लिए 22 जून है बड़ा दिन। न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा का तोहफा। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौंपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण बहुमत से आई, पर 2014 से लेकर 2024 आ चुका, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है। क्या थी कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें? निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोश्यारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3000 प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसके साथ वारसदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी, पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह है। समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे आदेश। इस बीच महाराष्ट्र से कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशन भोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को पेंशन भोगी वोट नहीं करेंगे। इसके अनुसार पेंशन भोगियों ने सरकार को सबक सिखाया और अब मोदी जी बिना गठबंधन के सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इसके बाद भी अगर मोदी जी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशन भोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुना। वहीं पर एक पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकारी मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, मजदूर और उनके परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बद्दुआ भी प्रमुख कारण रहीं। वहीं पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन भोगियों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। गलत हेरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहत ईपीएफओ में जमा करने के लिए बूढ़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सभी ईपीएस 95 सदस्यों को केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 7500 प्लस दा प्लस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में तय की गई है। वहीं पर एक अन्य पेंशन भोगी का कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीख के जैसी पेंशन मिलती है। हमारे से अच्छे तो सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन है, जिनको सरकार 3000 मासिक पेंशन देती है। 22 जून को मिलेगी खुशखबरी। इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी संगठनों के नेता पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, 80,000 एरियर का हुआ भुगतान।
पेंशन भोगी हुए मालामाल ईपीएस 95 के अंतर्गत एक बार पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनों को प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना अनिवार्य है, जिससे पेंशन लगातार जारी रह सके। किंतु विभिन्न कारणों जैसे ज्ञानाभाव, शारीरिक एवं आर्थिक असमर्थता, परिवार के मुखिया की मृत्यु इत्यादि के कारण कुछ पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष अपडेट नहीं करवा पाते, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन की अदायगी रुक जाती है और इस प्रकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 के द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। बैठक में किया विचार। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल की जून 2024 माह की समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को आगामी नवंबर माह में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र त्वरित गति से अपडेट करने हेतु तैयार रहने तथा साथ साथ जिन पेंशनरों की पेंशन पिछले 5 वर्षों से किन्हीं भी कारणों से रुकी हुई है, उनकी पेंशन पुनः शुरू करने के विषय पर गहन विचार हुआ। जब सामान्य निर्देशों का पालन कर देने के बावजूद भी पेंशनरों से संपर्क नहीं स्थापित किया जा सका तो सामान्य से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश की गई। एक पेंशनर तक उसकी पेंशन, जो विगत कई वर्षों से रुकी पड़ी थी, इसके लिए पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के लोगों द्वारा सामान्य से इतर किए गए कुछ सतत प्रयासों को नीचे बताया गया है। जिस दृढ़ता से कार्यालय के लोगों ने पेंशनरों तक पहुंचने, उन्हें समझाने और उनका विश्वास जीतने की कामयाब कोशिश की है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। अप्रैल 2024 तक लगभग 650 ऐसे पेंशनरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पेंशन जारी की जा चुकी है। यह भगीरथ प्रयास शेष पेंशनरों के लिए भी जारी है। संपर्क अभियान की शुरुआत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला हिप्र ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से संपर्क नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले 5 वर्षों के रुकी हुई है। बंद पेंशन इस प्रकार फिर से हुई शुरू। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा लाभार्थी श्रीमती कमलेश कुमारी, धर्मपत्नी श्री अतरदीन, पेंशनर पीपीओ संख्या XX 880 से दूरभाष पर बात की गई तथा उन्हें बताया गया कि इस कार्यालय द्वारा उनके पति श्री अतरदीन को पेंशन दी जाती थी, जो कि मई 2017 से बंद पड़ी है। श्रीमती कमलेश कुमारी ने बताया कि उनके पति अतरदीन की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति ने कभी भी इस पेंशन के बारे में नहीं बताया और न ही ये बताया कि उनकी मृत्यु के बाद ये पेंशन उन्हें लगेगी। चूंकि कमलेश पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्हें कहा गया कि यदि घर पर कोई और है तो उनसे बात करवाएं। घर पर और कोई नहीं है, यह कहकर फोन काट दिया। कमलेश को फिर से कॉल की गई। अब वह फोन पर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं बीमार हूं, अभी मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं। इस पर कार्यालय द्वारा पेंशनर से जिस भाषा में वह बात कर रही थी उसी भाषा में बात की गई। वह कोंकणी भाषा में बात कर रही थी। कार्यालय द्वारा कोंकणी भाषा में ही उनको पेंशन के बारे में बताया गया। फिर पेंशनर को थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। पेंशनर ने रोते हुए बताया कि अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तथा वह खेतों में काम करने में भी असमर्थ है। उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं।
श्रीमती कमलेश को परिवार के अन्य सदस्य से बात करवाने के लिए कहा गया ताकि पेंशन हेतु उनके स्तर पर की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में समझाया जा सके। इस पर उन्होंने अपनी पोती से बात करवाई। उनकी पोती को संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई और कहा गया कि इसके लिए श्रीमती कमलेश कुमारी को अपने पति श्री अतरदीन का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक खाता उसी शाखा में होना चाहिए जिसमें उनके पति श्री अतरदीन का था, इत्यादि दस्तावेज इस कार्यालय को भेजने होंगे। पेंशन शुरू और एरियर का हुआ भुगतान। श्रीमती कमलेश कुमारी से उक्त सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंशनर की मृत्यु तिथि अपडेट करने के पश्चात श्रीमती कमलेश की पिछली पेंशन बकाया राशि 76828 रुपये एक सप्ताह के भीतर उनके खाते में भेज दी गई। पेंशन भोगी ने माना आभार। श्रीमती कमलेश ने दूरभाष के द्वारा ईपीएफओ कार्यालय शिमला का धन्यवाद किया है और उनकी पोती के द्वारा व्हाट्सएप एवं वीडियो संदेश में ईपीएफओ कार्यालय शिमला का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि ये मेरे पति की पेंशन देने के लिए ईपीएफ शिमला का धन्यवाद। मेरे पति टीसीआई कंपनी में काम कर चुके हैं। उनको पेंशन आती थी लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मुझे पेंशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन ईपीएफ शिमला ने मुझे मेरी पेंशन के बारे में सूचित किया और एक सप्ताह के भीतर मुझे मेरी पेंशन मिल गई। मुझे वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईपीएस 95 पेंशन शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा। डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1000 रुपये को 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों,
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।